नाखून जो है ये हम डेली काटते हैं तो दैट मींस दीज आर डेड। हमारे बाल भी हम काटते हैं, दोज आर डेड। तो अगर उनको छोड़ दें, उनके अलावा टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। एक टेस्ट है जीन एक्सपर्ट टेस्ट, वो क्या है और वो कितना भरोसेमंद है? ये इन्फेक्शन जो है हवा के थ्रू फैलता है, हम सांस से उसको अंदर लेते हैं और फिर हमारे लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। थोड़ा बहुत फायदा करने लगता है, वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं अपना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया जाए तो इसका कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है या ये लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है? ये एक ट्रांसमिसेबल बीमारी है। मान लीजिए घर में किसी को हो गया, उसने बीच में इलाज छोड़ दिया तो और लोगों को भी उससे फैलने की संभावना रहेगी। ट्यूबरकुलोसिस की जांच कब करवानी चाहिए? फेफड़े की टीबी हमारी है तो उसमें हमारे खांसी आएगी, बुखार होगा, ठीक है, और बलगम के साथ खून भी आ सकता है। कितने लंबे समय तक टीबी ठीक हो सकती है? जहाँ भी कहीं टीबी के मरीज हैं, पहले तो अगर वो आइडेंटिफाइड हैं कि इनको टीबी है तो वो खुद भी मास्क लगाएं और उनके आसपास भी जो हैं वो भी मास्क लगा के इनसे मिलें। कोई देखा होगा कि तपेदिक की बीमारी हो गई और मर गए, खांसते खांसते मर गए। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं हूँ आपके साथ इशिता तिवारी और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। एक बड़ी बीमारी जिसकी पहचान और उपचार दोनों ही जटिल काम है। तो जान ही लीजिए आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं टीबी बीमारी की और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट और सिग्मा अमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक कुमार यादव। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर विवेक। टीबी क्या है? देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। नॉर्मली पूरे विश्व में अगर देखना चाहें तो लगभग 7 तरह के स्ट्रेन है बैक्टीरिया के जिससे टीबी होती है। हमारे भारत में और प्रायः पूरे विश्व में ही ज़्यादातर टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैसिलस से होती है। और ये इन्फेक्शन जो है हवा के थ्रू फैलता है, हम सांस से उसको अंदर लेते हैं और फिर हमारे लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो जाता है टीबी का। टीबी बीमारी आखिर हो क्यों जाती है? अब जैसा बताया आपको कि किसी को मान लीजिए टीबी हुई है और उसने आपके सामने खांसा, छींका या कुछ ऐसा किया तो वो एक एरोसॉल ड्रॉपलेट बन जाता है। मतलब बैक्टीरिया उसके अंदर है और थोड़ा पानी के कण हैं, वो हवा में तैर रहा है। अब उसके आसपास उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, सांस लेगा, वो उसके फेफड़ों, नाक से और गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचेगी और उसके बाद से वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। डॉक्टर ये बताइए कि टीबी क्या सिर्फ फेफड़ों में हो सकती है या शरीर के कोई अलग ऑर्गन्स में भी हो सकती है, और ये कितने टाइप्स की होती है टीबी? बिल्कुल, देखिए टीबी जो है एक तो जनरल टीबी इन्फेक्शन हो गया, उसके टाइप डिपेंड करेंगे कि वो कहाँ पे है। अब जैसे हमारे नाखून जो है ये हम डेली काटते हैं तो दैट मींस दीज आर डेड। हमारे बाल भी हम काटते हैं, दोज आर डेड। तो अगर उनको छोड़ दें, उनके अलावा टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। तो अगर ऊपर से शुरू करें तो हमारे दिमाग में ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, एब्सेस बन सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और नीचे आए तो हमारे थ्रोट में, लैरिंग्स में, हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है जहाँ से हम बात करते हैं वहाँ पे हो सकती है टीबी। उसके नीचे आप फेफड़ों में, तो इन जनरल सबको पता है फेफड़ों में टीबी होती है। उसके और नीचे आप आएँ तो हमारे किडनीज में टीबी हो सकती है, हमारे इंटेस्टाइन में टीबी हो सकती है, पेट में टीबी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हड्डी की टीबी होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, एक हड्डी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है, उसकी एक स्पेसिफिक टीबी है, उसका नाम पॉट स्पाइन बोलते हैं उसको। अगर हमारे स्पाइन में अगर टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो वो भी एक अदर पॉट स्पाइन नाम से जाना जाता है, तो वो भी टीबी का इन्फेक्शन है। तो इन जनरल आप जाने तो मतलब शरीर के किसी भी भाग में टीबी हो सकती है। मुझे लग रहा है इतना तो किसी को, शायद हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि टीबी इतने सारे ऑर्गन्स में हो सकती है। प्रायः लोगों को सिर्फ लंग टीबी के बारे में पता रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, इसके साथ ही ये बताइए कि टीबी के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए, टीबी के मुख्य लक्षणों में तो एक तो मान लीजिए अगर फेफड़े की टीबी हमारी है तो उसमें हमारे खांसी आएगी, बुखार होगा, ठीक है, और बलगम के साथ खून भी आ सकता है। मतलब खांसते हुए बलगम निकला, उसमें खून निकल गया। तो फेफड़ों की टीबी के तो ये लक्षण हुए। बाकी अगर ब्रेन में टीबी हुई है, मेनिंजाइटिस है, तो उसको मेनिंजाइटिस वाले सारे लक्षण होंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बहुत जोर से दूर तक जाके गिरेगा उसका, अगर वॉमिट होगा तो साथ में फीवर आएगा, कन्वल्शंस आ सकता है, झटके आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे स्पाइन में टीबी हुई है तो स्पाइन वाले सारे लक्षण आएंगे, पेन होगा, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी की साइड पेन होगा, बुखार आएगा, साथ में जिस लेवल पे वो है उस जगह के सेंसेस थोड़े से वो हो जाएंगे, सेंसलेस, नमनेस हो जाएगी या पेन बढ़ जाएगा। जिस जगह पे है उस हिसाब से उसके लक्षण दिखते हैं। ठीक है। और ये ट्यूबरकुलोसिस की जांच कब करवानी चाहिए?
देखिए जैसे हमें इन्फेक्शन हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फुल फ्लेज मतलब ट्यूबरकुलोसिस का जो है इन्फेक्शन हो ही गया। अगर वो टीबी हमारे अंदर टीबी के कीटाणु गए तो कुछ लोगों की अगर इम्यूनिटी बढ़िया है तो उनको फुल फ्लेज टीबी नहीं होगा, वो उसको एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का नाम देते हैं कि मतलब बैक्टीरिया हमारे अंदर है लेकिन उसके कोई लक्षण हमको नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, उनसे कोई घबराने या डरने की बात नहीं, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। इन्फेक्शन फैलता उसी से जिसको हो चुका है, खुद फुल फ्लेज इन्फेक्शन है, उसको टीबी के लक्षण आ रहे हैं, वो उनके संपर्क में आने से ही टीबी के जो है इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ये टीबी का और खांसी जुकाम में अंतर कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, देखिए टीबी का एक प्रमुख लक्षण बुखार आना, वो भी शाम के टाइम ज़्यादा आता है। अच्छा। दूसरा खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, और वेट लॉस भी एक उसमें सिम्टम है कि शरीर का वजन अचानक गिरने लगेगा। तो टीबी ऐसे आप समझ सकते हो कि अंदर अंदर वो शरीर को खा रहे हैं उसके कीटाणु। तो एक वेट लॉस होगा, फीवर आएगा, प्लस अगर छाती की टीबी है तो बलगम में खून आएगा। ठीक है, तो अगर आपको 3 हफ्ते या ज़्यादा खांसी रह गई, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा नज़ला जुकाम होता है वो 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर महीना दिन हो गया, खांसी नहीं जा रही है, बुखार नहीं जा रहा है, तो ऐसे में हमें उसकी जांच कराने की बिल्कुल आवश्यकता है कि टीबी ना हो कहीं पे। ठीक है। और डॉक्टर, इसका जो इलाज है वो कितना चलता है? वो कितने लंबे समय तक टीबी ठीक हो सकती है, या कितने टाइम तक इसका साइड इफेक्ट रहता है? बिल्कुल, देखिए टीबी, पहली बात तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको क्योर ना किया जा सके। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, डॉट्स थेरेपी बोलते हैं, वो इसमें दिया जाता है। वो डिपेंड करेगा कि पहले हमको टीबी चेक करनी है कि कहीं हमको रेजिस्टेंट वाली टीबी तो नहीं है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी होती है, उसका प्रोटोकॉल अलग है, उसकी लंबे ड्यूरेशन तक चलती है। ऐसे प्रायः 8 से 9 महीने का कोर्स होता है जो टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है जिसमें। डॉक्टर विवेक, हमने ज़्यादातर देखा है जैसे ही लोगों को ना थोड़ा बहुत फ़ायदा करने लगता है, वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं अपना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया जाए तो इसका कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है, या ये लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है अगर बीच में इसका इलाज छोड़ दिया जाए? तो इलाज तो कतई नहीं छोड़ना चाहिए, जितना आपके डॉक्टर ने लिखा है उतना आपको पूरा कोर्स करना है जी। अगर कोर्स आप बीच में छोड़ते हो तो फिर आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर ऐसे में आपका इलाज भी और ज़्यादा लंबा चलेगा, और जो हमारे पास दवाएं उपलब्ध हैं उनका उतने अच्छे से उस पर काम भी नहीं करती हैं। फिर और दवाएं ऐड करनी पड़ेंगी, जहां आप 4 खाते हो वहाँ 10 खानी पड़ेंगी, जहां आप 9 महीने का ट्रीटमेंट है वो 1 साल का हो जाएगा। तो इलाज अगर दिया गया है तो उसको कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम। और एक तो दूसरी बात ये है कि ये एक ट्रांसमिसेबल बीमारी है। मान लीजिए घर में किसी को हो गया, उसने बीच में इलाज छोड़ दिया, तो और लोगों को भी उससे फैलने की संभावना रहेगी। तो एक आदमी पे ही उसको रोक देना तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए कोर्स करना बहुत ज़रूरी है जितना भी। आपने अभी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की बात की, तो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो क्या होती है और उसकी पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, पहचान तो टीबी के लक्षण जो हैं वो उसमें भी पाए जाएंगे और नॉर्मल टीबी में भी पाए जाएंगे, लेकिन जो हमारा फिर हम मॉलिक्यूलर टेस्ट जो करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है कि नहीं है। नॉर्मली 2 दवाएं जो रेजिस्टेंट जिसके लिए हैं वो रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड होती है। अगर इन दोनों दवाओं के लिए अगर रेजिस्टेंट हो गया है तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। और एक XDR टीबी होती है, उसमें इन दोनों के अलावा एक और दवा के लिए भी, फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लिए भी वो रेजिस्टेंट हो जाता है। अच्छा। तो वो XDR टीबी हो जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है। डॉक्टर विवेक, आपने ये तो बता दिया कि टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, तो आप ये भी साथ में बताइए हमारे दर्शकों को कि इससे सावधानियां कैसे बरतें टीबी से? बिल्कुल, देखिए सावधानियां बरतने, जैसे मैंने बोला कि इन्हेलेशन के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है जी। तो जहाँ भी कहीं टीबी के मरीज हैं, पहले तो अगर वो आइडेंटिफाइड हैं कि इनको टीबी है तो वो खुद भी मास्क लगाएं और उनके आसपास भी जो हैं वो भी मास्क लगा के उनसे मिलने जाएं। मास्क में हमें यहाँ बहुत मोटा मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, 95 की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रॉपर पतला उसका हैंकी का या गमछे का मास्क भी लगा सकते हो, तो उससे वो इंस्पेक्शन आपके तक आने से बचेगा। और दूसरी, आप अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आपको फुल फ्लेज इन्फेक्शन नहीं होगा। वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस जो आपको पहले बताया उस तरह से हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं। पिछले पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि
गाय भैंस के थन से सीधे दूध पी लेते थे बिना उबाले। जी जी। तो वो एक और रूट है, वो माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का एक बैसिलस है जो उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो कैटल्स में बेसिकली पाया जाता है। तो वो उनके कच्चे दूध पीने से, और वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस उस समय कॉज करता था। अब खैर इसकी बहुत कम हो गई है प्रजाति, बिकॉज सब लोग उबाल के पी रहे हैं दूध। तो ये 2 ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिनसे वजह से बचाव जैसे कर सकते हैं। जी, अक्सर देखा गया है कि खांसी जुकाम जब होता है तो लोग इसको नॉर्मली खांसी जुकाम की तरह लेते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि टीबी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे आपको बताया कि एक तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि सर्दी जुकाम हुआ या टीबी में, जैसा आपको बताया सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और चीज़ें हैं तो वो लंबा खिंचती हैं, क्योंकि जब तक उसको हम दवा नहीं देंगे वो अंदर अंदर खाता रहेगा फेफड़े को, या जहाँ कहीं पे भी हुआ है फीवर आता रहेगा आपको। तो ऐसे में जब भी आपका 10 दिन या 30 दिन से प्रोलॉन्ग हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, शाम को फीवर आ रहा है और वज़न आपका कम हो रहा है, तो ऐसे में टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट बहुत सिंपल है, आपको बलगम की जांच देनी है। अगर खांसी आ रही है तो छाती का एक एक्सरे कराना है। तो प्रिलिमिनरी जांचें यही हैं। अगर उसमें सस्पिशियस लगा कि भाई ट्यूबरकुलोसिस है तो फिर और हम उसको आगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट XDR के लिए भी कर लेंगे, कोर्स शुरू करने से पहले, दवाएं शुरू करने से पहले। ठीक है। डॉक्टर ये भी बताइए कि बलगम टेस्ट की क्या भूमिका रहती है ये टीबी डायग्नोसिस में? देखिए, बलगम एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। मान लीजिए छाती का हमने एक्सरे किया, उसमें हमें कोई लीजन दिखा, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया के मतलब टीबी के वजह से ही वो वहाँ पे घाव बना है। उसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो वैसे घाव बना सकती हैं। लेकिन स्पूटम जब हम निकाल के बलगम निकाले, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो उसमें हम जीवित बैक्टीरिया देख सकते हैं। तो वो 100% कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये टीबी का ही इन्फेक्शन है, क्योंकि बलगम में अगर बैक्टीरिया आ गया तो शरीर के अंदर से ही आया, तब इन्फेक्शन है, तभी तो आ रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक्सरे या फिर सीटी स्कैन से इसमें क्या मदद मिलती है, इसको काफ़ी डीपली कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, जैसे जो भी हमारे लंग्स की जो टीबी है वो तो एक्सरे में भी हमें दिखेगी और सीटी में भी दिखेगी। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जाके वो धीरे धीरे हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको खाना शुरू करता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, शरीर जो हमारा इम्यूनिटी जो है, वो उसके किनारे किनारे उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इन दोनों की जंग में क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है, गड्ढा बन जाता है। तो वो हमें एक्सरे में भी दिखता है, हमें सीटी में भी दिखता है। सीटी थोड़ा और अच्छे रेजोल्यूशन में हमें दिखा सकती है कि कहाँ पे है, बट एक्सरे में पुराने ज़माने से लेकर आज तक एक्सरे में भी दिखता रहा है ऐसा कोई। एक टेस्ट है जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जी, वो क्या है और वो कितना भरोसेमंद है? ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जीन एक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट है। ये बेसिकली डीएनए निकाल के, उसका बैसिलस का डीएनए निकाल के हम चेक करते हैं, और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि 2 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है हमें। पहले क्या आपने RT-PCR का नाम सुना होगा, कोरोना टाइम में PCR टेस्ट कराना है, तो पहले इसका टीबी का भी वो PCR टेस्ट होता था। तो वो PCR का रिजल्ट आने में हफ्तों से महीनों लग जाते थे, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं आने में। तो वो कंफर्मेशन करना, तब तक मरीज अपना सफ़र कर रहा है, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, हम दवा नहीं शुरू कर सकते जब तक कंफर्म ना हो। जी जी। तो ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट आने से क्या हुआ कि बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है, 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट टीबी को भी बता देता है कि रिफैम्पिसिन के लिए अगर रेजिस्टेंट है तो वो भी उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है। तो उस हिसाब से हम अपना उसका प्रोटोकॉल क्या देना है, दवाएं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों में और जो HIV के संक्रमित मरीज हैं उनमें देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के जो केस हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए इसके रीजंस क्या हैं? इम्यूनिटी का जो आपको मैंने खेला बताया, दोनों ही केसेस में बच्चे हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम रहती है जी, बुजुर्ग हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम है। HIV वाले तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, उसमें इम्यूनिटी पे ही सब अटैक है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हैं उनको भी इम्यूनिटी कम रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरल जो हमारे जिनकी इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनमें तो दोनों में द्वंद्व चला, लड़ाई हुई, वो कंटेन्ड हो गया एक जगह पे। और ऐसे जो जिनका इम्यूनिटी कम है उसमें क्या फ्लेयर अप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक लंग में पहुंचा, उसके साथ साथ बहुत सारे उसके सिम्टम आ गए। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो एड्स वाले पेशेंट है उसमें क्या होता है, जो कैविटी बनी, जैसे आपको बताया, एक गड्ढा बनता है, हाँ। उस गड्ढे में फंगस भी जाके बैठ जाता है, फंगस बॉल बन जाता है। तो मतलब एक टीबी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे इलाज उसमें करने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है ऐसे केसेस में। और डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे कि अगर मान लीजिए समय पर ये डायग्नोसिस ना हो पाए तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, यही है कि मतलब वो और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा, गड्ढा जो बना है वो और बड़ा गड्ढा बनेगा, ठीक है,
वेट लॉस आपका और ज़्यादा हो जाएगा। और साथ साथ अपने अगर दवा समय से नहीं शुरू की तो XDR और MDR जो टीवीज़ हैं उनके होने की संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हम उसको कोई रुकावट उसमें ला नहीं रहे, वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में XDR MDR टीवी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे जान जाने का खतरा भी रहता है। अब देखिए, अगर नहीं उसको हमने ठीक किया समय से तो बिल्कुल जा सकते हैं। पुराने ज़माने में बहुत लोग मरते थे, आजकल तो खैर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं, पहले पकड़ में आ जाता है। खांसी आती है तो लोग दिखा लेते हैं, पुराने ज़माने में नहीं दिखाते थे। तो मतलब इसका हिंदी नाम तपेदिक है एक्चुअली। हाँ, तो पुराने ज़माने में आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि तपेदिक की बीमारी हो गई और मर गए, खांसते खांसते मर गए बेड में। तो आजकल थोड़ा कम हो गया है मोर्टेलिटी किसी भी, क्योंकि हमारा हेल्थ साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, डिटेक्शन भी हो जाता है और उसका क्योर भी तो है ही हमारे पास अवेलेबल। ये जेनेटिक हो सकता है? नहीं, इसमें जेनेटिक जैसा बताया कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, जैसे नज़ला जुकाम है वो जेनेटिक नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे स्किन का कोई रैश इन्फेक्शन हो वो जेनेटिक नहीं हो, जो भी मतलब कहीं पे ऑर्गेनिज्म अगर इन्वॉल्व है तो उसमें जेनेटिक का कोई रोल नहीं है, वो कम्युनिकेबल है वो, और एक पर्सन जिसको है इन्फेक्शन वही दूसरे को दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमें यहाँ मिली टीबी बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए सीधी उस भारत पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल अलग, एकदम जबरदस्त सटीक जानकारी, वो भी अलग अंदाज के साथ। नमस्कार।